गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा होमवर्क? डीपीपी नंबर 1 मैंने आपको दी थी, तो डीपीपी नंबर 1 में चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छे से थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, उन्हें बहुत केयरफुली रीड करो। डीपीपी नंबर 1, इसके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गलत है। एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। आंसर उसका ए और डी होगा, ठीक है। और एंथैल्पी के लिए अगर मैं कहूं क्यों एक्सटेंसिव है, तो बड़ा सिंपल सा है। एंथैल्पी भी एनर्जी से रिलेटेड है, यू प्लस पीवी तो आई है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसके कारण एंथैल्पी भी चेंज होगी। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें भी एक डाउट था, डी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। Presence of reactants in a thermos flask or any other closed insulated vessel is an example of a closed system. क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए ना मैटर का। अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और अगर कोई सिस्टम मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वो एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है, तो उसे हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जहां तक अब मैं बात करूं थर्मस फ्लास्क की, तो थर्मस फ्लास्क ना तो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है और ना ही मैटर को। अगर हम दोनों ही ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो एनर्जी ना मैटर दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, राइट। और आइसोलेटेड सिस्टम को आप क्लोज सिस्टम नहीं बोलोगे। आइसोलेटेड है जहां एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जहां केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो क्लोज सिस्टम, वो केवल क्लोज सिस्टम होगा। और जहां दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं वो आइसोलेटेड है। और जहां एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो रहा है वो ओपन सिस्टम, राइट। तो आगे बढ़ते, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उनसे आप चेक कर सकते हो। मैं टेबल पर आ रहा हूं जिसमें बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि इसमें ज्यादातर जो है वो फॉल्स है। आपको क्या करना है, जो टेबल बनी हुई है उसमें आगे रिमार्क वाला कॉलम है, हर एक क्वेश्चन के आगे लिखना है अगर वो फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है और उसे ट्रू कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो चलिए थर्ड का डी भी मैं बताऊंगा, वेट करिए, थर्ड का डी बता दूंगा। तो वो क्यों फॉल्स है वो भी मैं आपको पता होना चाहिए। तो टेबल की मैं बात कर रहा हूं, टेबल पर आते हैं। डेल्टा एच इज ए स्टेट फंक्शन, फॉल्स है क्योंकि एच स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा एच चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है जो कि इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच इज चेंज इन स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इज चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो ये फॉल्स हो गया। डेल्टा एच स्टेट फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। डेल्टा टी चेंज इन स्टेट फंक्शन है। सेकंड, CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर परफेक्ट का मतलब ही आइडियल, तो इम्परफेक्ट फॉर आइडियल गैस नहीं। मैंने आपको कहा था, बार बार रिपीट भी किया था, चाहे कोई सा भी सब्सटेंस हो, CV CP किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर। और हिंट भी दिया था, बहुत कम टेम्परेचर पर केवल ट्रांसलेशनल कंसिडर करते हैं, फिर मॉडरेट टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर एनी सब्सटेंस, इवन आइडियल गैस के लिए भी। थर्ड, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर एवरी थर्मोडाइनमिक सिस्टम एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखिए जो ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पे आपको किन वर्ड्स पर फोकस करना होता है। जहां लिखा होता है ना ऑलवेज, एवरी, ईच,
मस्ट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन पर फोकस करना होता है। यहां आपको केसेस खुद बनाने होते हैं। जैसे यहां पर जैसे ये वर्ड आया एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे ये वर्ड आता है एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब आपको सोचना होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ओपन सिस्टम भी, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, यानी आपको इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी सभी सिस्टम्स पर चेक करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लिखा था, हमने माना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो केवल हीट के कारण हो सकती या केवल वर्क के कारण, यही दो मोड थे। यानी हमने माना कि सब्सटेंस कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके कारण भी एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये केवल क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई ओपन सिस्टम होगा तो यहां पर फिर कोई और टर्म भी आएगी कि किसी मटेरियल के कारण कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये केवल हीट और ये वर्क के कारण है। मैटर अगर ट्रांसफर होगा तो उसके कारण भी फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, और आइसोलेटेड के लिए तो सभी जीरो है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। A process in which final temperature equals to initial temperature must be an isothermal process. False, कोई जरूरी नहीं है। isothermal के लिए throughout temperature constant रहना चाहिए। Fifth, you remain constant in every isothermal process in a closed system. You remain constant in every isothermal process. देखिए isothermal process है तो dt जीरो या टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर इस पूरे में कहीं सब्सटेंस मेंशन नहीं है, सब्सटेंस नहीं लिखा हो कौन सा है। आइडियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर सॉलिड या लिक्विड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होती है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है आइडियल गैस के लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 5 इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। रियल और सॉलिड लिक्विड के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो, उनके लिए ट्रू नहीं है। चाहो तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था एनसीवीडीटी वाला, एनसीवीडीटी के केस में भी हमने कहा था यहां से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो dt जीरो du जीरो हो जाएगा। बट रियल गैस के केस में हम ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो साथ में। सिक्स्थ, Q इज जीरो फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस यानी घूम फिर कर वही आ गए तो जो स्टेट फंक्शंस में चेंज होता है वो जीरो होता है। घूम फिर कर वापस मैं यही आ जाऊं तो चेंज इन लेटीट्यूड जीरो, चेंज इन लॉन्गिट्यूड जीरो, क्योंकि ये सब स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो जीरो नहीं होंगे। तो सिक्स जो है वो सिक्स जो है वो फॉल्स है, जीरो नहीं होगा। हाँ सेवंथ जो है, यस अभी तक में जो पहला स्टेटमेंट ट्रू आया वो है सेवंथ, डेल्टा यू इज जीरो फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस। या आप कैसे भी घूम फिर के वापस यहाँ आ जाओ, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो जीरो होगा। एवरी साइक्लिक प्रोसेस, चाहे वो कोई सा भी साइक्लिक प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, घूम फिर कर वापस वहीं आ गए तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि U एक स्टेट फंक्शन है। देन यहां पर एट ए thermodynamic process is specified by specifying only initial and final state of the system। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट से प्रोसेस डिफाइन नहीं कर सकते। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो क्या वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा? कोई जरूरी नहीं है, तो अगेन फॉल्स। 9 पीवी वर्क इज यूजुअली नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए वर्ड बहुत क्लियर है, यूजुअली नेग्लिजिबल। इन जनरल ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है तो पीडीवी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो वो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है। हीट, एनर्जी, वर्क, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। लिखा हुआ इफ नाइदर हीट नॉर मैटर कैन एंटर और लीव ए सिस्टम, द सिस्टम दैट सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। यहां लिखा हुआ नाइदर हीट, वर्क के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया। यानी वर्क के फॉर्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है
तो फिर वो आइसोलेटेड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मस्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्क की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर में अगर होता इफ नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, इफ नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, तो वो सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड होगा। इन क्वेश्चंस को बार बार करो, ये क्वेश्चंस सही सही होने चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, हर जगह आपको जो मैंने बताया था सोचना पड़ेगा कि सब्सटेंस आइडियल है या रियल है, या सॉलिड लिक्विड है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। ये सारे इफ्स एंड बट्स केसेस आपको खुद क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। वापस से आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन का भी एक पूछा था डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो डी पार्ट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, कोई मतलब तो नहीं है इसका, लेकिन हाँ स्टेटमेंट को ऐसे समझ सकते हो, जो हम वर्क की बात करते हैं वो पीवी वर्क होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो पीवी वर्क जीरो है, और वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो जो बाउंड्रीज है वो मूव करेगी। बाउंड्रीज मूव करती हुई दिख रही तो ऐसा लगेगा कि हाँ वर्क अपीयर हो रहा है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो वर्क अपीयर्स एट दी बाउंड्री, पीवी वर्क के लिए आप कह सकते हो कि वो दिखता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th हो सकता है आप लोगों ने कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला जो है वो अभी मैं यूज करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया। तो क्वेश्चन नंबर 10th के लिए होल्ड करो, वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था डीपीबी। शीट पर आ जाते हैं, शीट में भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। शीट के अंदर मैं बात कर रहा हूं अब, शीट के अंदर कुछ टर्म्स है जो हो सकता है अभी आपको नहीं पता हो कि उनका मीनिंग क्या है। जैसे फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, ये जैसे जैसे आएगी पता चल जाएगा। तो अगर अभी टर्म का मतलब नहीं पता है तो भी आप आगे बढ़ जाइए। आंसर्स दे रखे हैं, इसके अंदर एक मेजर कंफ्यूजन जो था स्टेट फंक्शन, तो खैर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मोलर हीट कैपेसिटीज जो होती है ये पाथ पर डिपेंडेंट होती है। हाइड्रोजन की मोलर हीट कैपेसिटी का कोई आंसर नहीं है जब तक आप ये नहीं बोलोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो सीवी होगा, कांस्टेंट प्रेशर तो वो सीपी होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हीट वर्क, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी ये सब पाथ फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी 5 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ये बताना है कि वर्क डन जो है साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इसका एक बहुत बड़ा बेसिक सा पार्ट है। अगर वर्क डन का जो हमारा साइन कन्वेंशन है या फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अब यहां पर अगर हम देखें जनरली जब कोई सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर इसका एक्सेप्शन है, आइस उसका एक्सेप्शन है। आइस के केस में अगर आइस लिक्विड वाटर में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं, वॉल्यूम कम होता है। तो इसीलिए यहां पर H2O गैस से H2O लिक्विड डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा, तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव। लेकिन यहां पर थर्ड पार्ट H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, जो थर्ड पार्ट है लिक्विड से सॉलिड, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इसके थर्ड पार्ट का आंसर, फिफ्थ के थर्ड पार्ट का आंसर वर्क डन विल बी नेगेटिव। फोर्थ पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CO, तो डेफिनेटली सॉलिड से अगर कोई गैस बन रही तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। राइट, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए बता देता हूं। Q की वैल्यू दे रखी है 200 जूल, वर्क डन जो है वो निकालना है हमें -0.5 × 4,
चेंज इन वॉल्यूम, तो 2 - 2 एटमॉस्फेयर लीटर नियर बाई। थोड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका कन्वर्जन में 100 ही मान रहा हूं। एग्जैक्टली चाहिए तो आप कर सकते हो, तो ये 200 हो जाएगा। तो 9th का आंसर 0 आ जाएगा। 9th का आंसर 0 आ जाएगा, Q + W करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 सोचिए थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक हिंट गिवन है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने कहा था कि अंदर और बाहर के पैरामीटर्स में डिफरेंस बहुत कम होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला है P एक्सटर्नल dV, यहां पर आप P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हो, P dV, और उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर दे रखा है K V⁻³ इंटू dV। ये किसके लिए लिखा हमने, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस dV मैंने कहा था dP, और ये जो dP है ये टेंड्स टू 0 होता है, तो ये ऑलमोस्ट प्रेशर हमेशा ही इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन का और स्टेट फंक्शन का मीनिंग। यहां से आप स्टेट फंक्शन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कि ये वर्ड हमारे लिए कितना यूजफुल है। यहां पर हम A से B जा रहे हैं, बहुत सारे पाथ हैं A से B जाने के। एक आप पाथ C के थ्रू जा रहे हो, एक D के थ्रू जा रहे हो, और एक डायरेक्टली जा रहे हो। A से B इस पाथ के थ्रू भी और इस पाथ के थ्रू भी, ये अलग अलग पाथ है जिसके थ्रू हम A से B तक जा रहे हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको इधर क्वेश्चन पार्ट A की इंफॉर्मेशन आप आगे भी यूज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि पार्ट A की इंफॉर्मेशन को हम पार्ट B में यूज नहीं करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B अलोंग द पाथ ACB। तो इस ACB पाथ के लिए Q दे रखा है, ACB पाथ का Q दे रखा है 80, एंड सिस्टम ने कितना वर्क किया, ACB पाथ। अब सिस्टम ने वर्क किया तो ये कितना हो जाएगा, -30, क्योंकि मैं W की फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर बोलता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम तो +30 लिखूंगा, लेकिन W लिखूंगा तो -30। तो यहां से ACB जो पाथ है इसका 50 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि u जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, अब ये जो डेल्टा u है ये चेंज नहीं होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ADB। तो अब ADB में भी डेल्टा u तो वही रहेगा, ADB का भी 50। ADB वर्क का आपको वर्क डन दे रखा है, ADB का वर्क डन -10। फर्स्ट लॉ लगा दो तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, Q डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। यहां से सॉल्व कर लो तो ये Q की वैल्यू ADB पाथ के लिए ये कितनी आ जाएगी, 60। कहा जा रहा है व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम B to A अलोंग द कर्व्ड पाथ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल। अगर हम वापस से रिटर्न आते हैं तो वापस से अगर आप रिटर्न आ रहे हो तो B से A डेल्टा U तो क्या हो जाएगा, -60। वर्क डन के लिए गिवन है, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम कितना है, 20। वापस से क्या निकाल लो, Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से, और वो कितनी आ जाएगी, -70। C पार्ट इसका, C पार्ट अब मैं बता रहा हूं इसका। ADB UD to A, ये डेल्टा U दे रखा है आपको 40 जूल, और ओवरऑल हमें यहां से यहां तक का डेल्टा U पता है कितना, 50। तो ये इस पार्ट का डेल्टा U कितना हो जाएगा, 10।
इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन हमें कितना दे रखा है -10, और जबकि दिख रहा है यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस पार्ट का वर्क डन 0 और इस पूरे का वर्क डन -10 है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया -10। यहाँ से भी क्यू निकाल लो, यहाँ से भी क्यू निकाल लो। बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, खुद करिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। जो 6th पूछ रहे हैं या 11th पूछ रहे हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ। 11th क्वेश्चन में नहीं बताने वाला हूं, खुद सोचो 11th क्वेश्चन कैसे होगा। 14th भी खुद सोचिए, 14th भी आपको खुद ही सोचना है, थोड़ा सोचिए उसके ऊपर, अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एंथैल्पी के बारे में बता दिया था और ये कहा था कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और मैंने आपसे ये कहा था कि ना एंथैल्पी को आप फील भी नहीं कर सकते हो, हाँ एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ट्रांसफर होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हम डेल्टा एच को देख पा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, अंदर से बाहर जो हीट जा रही है, बाहर से अंदर जो हीट आ रही है, उसको आप चेंज इन एंथैल्पी कह सकते हो। मैं फिर से कहूंगा, एंथैल्पी एनर्जी नहीं है। व्हाट इज एंथैल्पी? तो आंसर शुड बी U प्लस PV। फर्दर मैंने आपसे ये भी कहा था कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। H इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमने लिखा था U प्लस PV, U प्लस PV। यहां पर भी फिर से एक कंडीशन में डाला हूं, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेज चेंज। कोई केमिकल और फेज चेंज अगर नहीं हो रहा है तो अगर केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी कितने वेरिएबल का फंक्शन होगी, दो वेरिएबल, चाहे वो पीवी हो, चाहे पीटी हो, चाहे वीटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये भी दो वेरिएबल का फंक्शन, ये भी दो वेरिएबल, तो एंथैल्पी भी दो ही वेरिएबल का फंक्शन होगी। या तो वो पीवी हो सकता है, या पीवी को टेम्परेचर किसी और की टर्म में भी लिख सकते हो, या वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन तभी जब कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देन वापस से इसको भी हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो DH इक्वल्स टू, इसको फॉर ए चेंज अगर हम बात करें, फॉर ए चेंज, कोई चेंज हम कर रहे हैं, तो DH इक्वल्स टू, अब की बार मैं यहां पर P और T की टर्म यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। इसमें से एक पैरामीटर आपको पता है, ये आपको पता है। कैसे पता है, चलिए देख लेते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी किसी ने मुझे कहा था कि जब हमने CV का एक्सप्रेशन लिखा था, पहले मैं वो वापस लिख देता हूं, डेल्टा U बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हमने CV लिखा था। अब मैं बात कर रहा हूं CP की, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा H होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, Q बाय DT, ये हमने डिराइव किया था C, कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट प्रेशर QP अपॉन DT इक्वल्स टू CP। और QP की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से स्मॉल चेंज है तो DH, लार्ज चेंज है तो D, जो भी डेल्टा H लिखोगे तो DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू CP। यहाँ डेल्टा U नहीं, DU नहीं आता है। बहुतों को ये लगता है कि यहाँ V की जगह P कर दो तो ये CP हो जाएगा, नहीं, ये डिफरेंस है। ये CP में एंथैल्पी की टर्म आ रही है, CV में इंटरनल एनर्जी की टर्म आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको अब आप लिख सकते हो CP DT प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फर्दर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में 3 केसेस बनाए थे, यहां पर भी अब हम 3 केसेस बनाएंगे। याद है कौन कौन से केसेस बनाए थे? मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा भी था कि एग्जैक्टली एज इट इज वो याद हो जाने चाहिए, वो बिना रुके नॉन स्टॉप। जब तक आप उन्हें नॉन स्टॉप नहीं बोल पा रहे हो बिना रुके हुए, तब तक आपको उनको याद करना है, क्योंकि वो ऐसे सेंटेंसेस है जो कि इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे, वो केसेस बार बार यहाँ पर आएंगे। जैसे ये लाइन अभी तक मैं कम से कम आई थिंक 30 to 40 टाइम्स या शायद उससे भी ज्यादा ये लाइन बोल चुका हूँ। फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, ये लाइन बहुत ज्यादा अभी भी आगे तक इस चैप्टर में यूज होगी। तो यहाँ पर फिर से सिंप्लीफाइड केसेस, simplified form of above equation। केस 1 क्या था? फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा U बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये 0 होता है। तो वो सेकंड वाली टर्म 0 हो गई थी, तो क्या ऐसा कह सकते हैं आइडियल गैस के लिए डेल्टा H बाय डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी 0? क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या एंथैल्पी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होती है? एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जैसे मैंने कहा था आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये हमने प्रूव भी किया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस? क्या ये सही है? Enthalpy is the function of temperature only for an ideal gas। प्रियांशु अग्रवाल ने यस कहा है, बाकी मोस्टली नो 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 नो। यस यस भी आए हैं एक दो। आशीर्वाद नायर का यस आया है, बीच में एक और मनोज का यस आया है, आशुतोष कुमार, उत्कर्ष, वेरी गुड। भावेश गुरनानी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। नेहाशीष घोष ने अपना आंसर बदल दिया। अब यस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। यस, एंथैल्पी जो है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है फॉर एन आइडियल गैस। कैसे? बड़ा सिंपल सा है। एक आइडियल गैस के लिए पीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। एनआरटी तो ये केवल किसका फंक्शन हो गई? टेम्परेचर का, क्योंकि मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। और अगर आइडियल गैस है तो ये वाली टर्म भी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का, तो ये भी टेम्परेचर का फंक्शन। एनआरटी लिख दोगे तो ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, तो एंथैल्पी भी केवल किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर का। तो यस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। कह सकते हो आप एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये वाली टर्म तो आइडियल गैस के लिए हमेशा 0 होगी, तो DH इक्वल्स टू NCP/dt। फिर से वही क्वेश्चन पुट करूंगा, क्या एक आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, चाहे वो आइसोबारिक हो आइसोकोरिक हो, कोई सा भी हो सकता है। हमने डीपी पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है। अगर एक आइडियल गैस है तो ये वाली टर्म हमेशा 0 होगी और ये टर्म 0 होगी, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो DH इक्वल्स टू NCP/dt, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो। केस 2 फॉर रियल गैस undergoing
constant pressure process. For real gas undergoing constant pressure process. फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक रियल गैस के लिए फिर से अब एंथैल्पी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये भी दो वेरिएबल, वो दो वेरिएबल टेम्परेचर और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब एक रियल गैस के लिए डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जीरो नहीं होगा, लेकिन हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये वाली टर्म जीरो, तो डी एच इक्वल्स टू अगेन क्या आ जाएगा, एनसीपी dt। फिर से वही फॉर्मूला, लेकिन वही कंफ्यूजन। एक आइडियल गैस के लिए तो ये चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, बट एक रियल गैस के लिए तो ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाकी आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो एक रियल गैस के लिए फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। केस 3, फॉर सॉलिड लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस में मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूं, चाहे प्रेशर कांस्टेंट, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस में हम केमिकल और फेज चेंज की बातें नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब क्या होगा, क्या सॉलिड और लिक्विड के लिए ये वाली टर्म जीरो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और उसके कारण एंथैल्पी में चेंज होगा। तो फॉर सॉलिड और लिक्विड ये वाली टर्म तो जीरो नहीं होगी। फिर तो क्या सॉलिड और लिक्विड के लिए डीपी पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, बताइए, देखिए डीपी के बारे में। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डीपी क्या होगा, जैसे सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने कहा डीवी ऑलमोस्ट जीरो है, सॉलिड और लिक्विड के लिए डीवी ऑलमोस्ट जीरो है। सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर पर क्या कमेंट कर सकते हैं, डीपी पर क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या डीपी जीरो, जैसे डीबी जीरो था या चलिए समझते हैं इसको। एक्चुअली ये जो सॉलिड और लिक्विड का जो प्रेशर है ना, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर एक अजीब सी टर्म है। गैसेस के जब प्रेशर की बात आती तो यूं लगता है हमें थोड़ा फील आ रहा है, जैसे मैं कहूं गैसेस का प्रेशर कैसे हो सकते हो, कंटेनर की वॉल पर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे तो वो उसका प्रेशर है। बट जब हम सॉलिड की बात करते तो ये फील ही नहीं आता, टकराने वाला फील नहीं आता। तो एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर का क्या मतलब हुआ, चलिए समझते हैं इस चीज को। तो मैं आपको तो ये जो डस्टर है ना राइट नाउ मेरे हाथों में, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो राइट नाउ कह सकते हो एयर है, एयर इस पर प्रेशर लगा रही है और हम सबको पता है एयर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो एयर इस पर कितना प्रेशर लगा रही है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या इसका शेप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, शेप तो वही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इस पर का शेप चेंज नहीं हो रहा तो ये उतने ही प्रेशर से इसको अपोज भी कर रहा है।
अदरवाइज तो इसका शेप चेंज हो जाता। तो यानी यहां पर जितना प्रेशर इस पे लग रहा है उतना ही प्रेशर वापस अपोज भी कर रहा है, इसीलिए इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। यानी यहां पर एक सॉलिड और लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, इसे आप ऐसे कह सकते हो, इस पर जितना प्रेशर लग रहा होगा। यानी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, राइट। तो अब ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखोगे, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ सोचने का। अब क्वेश्चन आता है क्या सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। राइट नाउ इस पर 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है एयर के कारण, मैंने अपने हाथों से इसको दबा दिया, देखिए प्रेशर में बढ़ा सकता हूं, क्यों नहीं बढ़ा सकता? यानी डीपी जो है वो 0 नहीं होगा। डीपी अच्छा खासा चेंज हो सकता है, तो डीपी 0 नहीं होगा। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर हम चेंज कर सकते हैं अच्छा खासा। 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर में खड़ा हो जाऊं तो हो सकता है 100 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं वापस इस पर आ रहा हूं, ये टर्म क्लियर, इस पे मैं वापस से आ रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक सॉलिड और लिक्विड के लिए इस टर्म को अगर हम देखें, मैंने इसका प्रेशर चेंज किया, मैंने इसका प्रेशर बढ़ाया, क्या हुआ? इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ और आपको लग रहा है और कुछ चेंज हुआ, नहीं। यानी प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम चेंज होता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप और प्रेशर लगा दो, लीजिए मैंने और प्रेशर लगा दिया, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो प्रेशर चेंज करने पर एंथैल्पी में भी जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। या इसे मैं यूं कह सकता हूं, एक सॉलिड और लिक्विड की अगर आपको प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना होगा। प्रेशर चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 0 होगा। यहां पर एक स्टेटमेंट भी अब आप लिखिए, ये ऑलमोस्ट 0, 0 नहीं बोला मैंने, ऑलमोस्ट 0 होगा। एक स्टेटमेंट लिखिए यहां पर, change in properties of a solid, change in properties of a solid oblique liquid is negligible with change in pressure, with change in pressure। एक अच्छा स्टेटमेंट है ये, आगे भी हम यूज करेंगे, बहुत जगह यूज करेंगे इसको, बहुत जगह पर ये स्टेटमेंट यूज होगा। चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल विथ चेंज इन प्रेशर। यानी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसका टेम्परेचर हमें चेंज करना होगा। एक स्टेटमेंट आया सर क्ले होगी तो क्या होगा, पूरा सोच के देखो, क्ले को दबाते हो तो क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, इधर उधर वो फैल जाती, दूसरी डायरेक्शन में आपके हाथों से बाहर निकल जाती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है क्ले का वॉल्यूम आप कंप्रेस करके कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, तो इसीलिए ये नेग्लिजिबल बोला गया है। जिसका वॉल्यूम में ज्यादा चेंज होगा उसमें चेंज ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादातर सॉलिड जैसे ये डस्टर है, टेबल है, इनके वॉल्यूम में कम चेंज हो रहा है प्रेशर के कारण, तो प्रॉपर्टीज में भी चेंज कम होगा। तो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा कि कहीं पर ये वैल्यू बहुत ऑलमोस्ट 0 होगी, कहीं पर थोड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड यस हम इसको ऑलमोस्ट 0 मानेंगे, तो DH इक्वल्स टू NCPDT, जिसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं NCDT। और अगर ये 0 नहीं है तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, और वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको सॉल्व करने के लिए इसको 0 मानना होगा, राइट। तो यहां पर तीनों केसेस में
फाइनली हम देखें तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया है एनसीपीडीटी एनसीपीडीटी एनसीपीडीटी, लेकिन तीनों के लॉजिक अलग है, तीनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। स्पेशली मैं फिर से यहाँ पर कहूंगा एक टर्म जो मैंने आपको बताई थी, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, तो इस लॉजिक से आपको यूज करना है। तो फाइनली अब हमारे पास डेल्टा एच के भी फॉर्मूले आ गए, इनको भी उसी तरह से याद करना है जैसे इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था, तो फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट को, लेकिन अभी तक जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं एंथैल्पी चेंज के और इंटरनल एनर्जी में चेंज के, ये फॉर्मूले तब एप्लीकेबल है जब कोई केमिकल या फेस चेंज नहीं हो रहा है। क्या होगा अगर कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, कैसे हम डेल्टा एच डेल्टा यू निकालेंगे, तो हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। यहां पर अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट ट्रांसफर होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ट्रांसफर होगा वो डेल्टा एच के बराबर होगा। एक्सपेरिमेंटली हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना आसान होता है, कैलोरीमीटर कंटेनर में एक रिएक्शन करवा दो, कैलोरीमीटर कंटेनर के कारण जो भी आउटसाइड में टेम्परेचर चेंज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम बता सकते हैं कि कितनी हीट बाहर निकली या अंदर गई। तो हीट ट्रांसफर मेजर करना हमारे लिए आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर हमें हीट ट्रांसफर पता चल जाए, क्यू पता चल जाए, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप उसे डेल्टा यू कह सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, डेल्टा एच। मैं आपको यहां पर भी बता दूं, बहुतों को क्या होता है, मैं पूछता हूं कि बताओ डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, और वहां पर हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि डेल्टा यू दे रखा है। अरे हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेल्टा यू और डेल्टा एच इनमें से कोई एक पैरामीटर तो आपको एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करना होगा, थियोरेटिकली नहीं कर सकते। इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर तो आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होगा, चाहे तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, एक पैरामीटर अगर हमें एक्सपेरिमेंटली पता है तो दूसरा पैरामीटर हम थियोरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर डेल्टा यू पता है तो डेल्टा एच, या डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू, ये हम थियोरेटिकली कर सकते हैं। कैसे, वो अब मैं बता रहा हूं। तो H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये हमारा फॉर्मूला था फॉर ए चेंज। अगर कोई चेंज हम कर रहे हैं तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। कोई कंडीशन मैंने नहीं पुट की कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, कुछ भी नहीं कहा है, फॉर ए चेंज मैंने कहा है। और जब आप ये चेंज की ऐसे बात करते हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज यानी जैसे चेंज इन पीवी मतलब P2 V2 माइनस P1 V1। यहां से यहां तक ये जो हमने स्टेप्स लिखी है, यहां पर बस मैंने ये बोला फॉर ए चेंज और कुछ भी नहीं कहा। मतलब ये जो फॉर्मूला आया है वो किसी भी चेंज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो केमिकल चेंज हो, चाहे वो फेस चेंज हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ना मैंने कुछ कहा कि आइडियल है या रियल गैस है या सॉलिड या लिक्विड है, ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा है। यानी कोई सा भी चेंज हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। यानी फॉर एनी change involving any substance। यहां पर आप नोटिस करना, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूं उस फॉर्मूले के साथ ये कंडीशंस हर जगह हम लिख रहे हैं। फॉर्मूले अगर आप याद कर रहे हो तो साथ में कंडीशंस पता होनी चाहिए। बिना कंडीशंस पता किए अगर आप फॉर्मूले याद कर रहे हो तो ये किसी काम के नहीं है। कंडीशंस कौन सी, जैसे यहां पर हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी चेंज की बात करो आपको पता होना चाहिए कि वो केमिकल फेस चेंज है या कौन सा चेंज है। वो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से चेंज की बात कर रहे थे। जैसे यहां पर जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बार बार बोला कि हम किसी केमिकल और फेस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई सा भी चेंज हो और कोई सा भी सब्सटेंस हो, आइडियल हो रियल हो, यानी ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होता है। डेल्टा एच इक्वल्स टू
डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। लेकिन अब यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमारे पास डेल्टा यू गिवन होता है, कहा जाता है डेल्टा एच फाइंड आउट करो, लेकिन P1V1 P2V2 गिवन नहीं होते हैं। हाँ, इसकी जगह कोई और इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और अब कोई और इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा, उन पैरामीटर्स को यूज करना है तो इसको रीअरेंज करना होगा। और जैसे ही अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस आ जाती। कंडीशंस क्या आती है वो अगेन अब मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो फिर से यहां पर कंडीशंस अब आ रही है, इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। केस 1 फॉर ए सब्सटेंस लिखते जाओ आगे, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। फिर से आ गई ये लाइन, बहुत बार आएगी, अभी भी मैं आपको बता दूं। नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। अब केमिकल और फेस चेंज तो नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है? तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंज। लेकिन अब आप फिर से कह सकते हो सर आपने ये तो बताया नहीं कि आइडियल है या रियल है या सॉलिड या लिक्विड है। चलिए ए पार्ट, यानी फिर से 3 पार्ट और बना लेंगे। पहला पार्ट फॉर आइडियल गैस, undergoing any process, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल। आइडियल गैस है तो PV की जगह क्या लिख सकता हूं? nRT। केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, N कांस्टेंट। तो चेंज किस में हो सकता है? टेम्परेचर में। तो ओपन कर दिया NR डेल्टा T। यानी अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा और आइडियल गैस है तो P2V2 माइनस P1V1, इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो NRT2 माइनस T1। यानी मोल्स पता होने चाहिए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो NR डेल्टा T से। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सब्सटेंस आइडियल गैस है और कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। यानी आप डिफरेंस देखिए, ये फॉर्मूला हर जगह यूज लगा सकते हो लेकिन ये हर जगह नहीं लगा सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है हमारे माइंड में ये फिट होता है, PV इक्वल्स टू nRT तो हर जगह यूज हो रही है। नहीं, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस एक और मैं बता दूं, फिजिक्स में जो सारा आप स्टडी करते हो वो पूरा आइडियल गैस के लिए ही स्टडी करते हो। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, तो उस थॉट से बाहर निकलना होगा। हर जगह PV इक्वल्स टू nRT नहीं लगा सकते हो, और जहां लगा रहे हो तो माइंड में आना चाहिए कि हाँ हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन भी डाल दी, कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और यहीं से इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। कौन सा? Cp इक्वल्स टू CV प्लस R। कैसे आएगा वो बताता हूं। बट अब आप देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, किस तरह से सारी कंडीशंस मैचअप हो रही है, मतलब मैच कर रही है। जैसे यहां पर एक आइडियल गैस की कंडीशन डाल दी, पहली कह दिया कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन चाहे वो प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आइडियल गैस है तो डेल्टा H इक्वल्स टू NCP/dt हमेशा लिख सकता हूँ ऑलवेज। डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T हमेशा लिख सकता हूँ। DT या डेल्टा T, चलिए डेल्टा T लिख देता हूँ। स्मॉल चेंज है तो DT, लार्ज चेंज है तो डेल्टा T इक्वल्स टू NR डेल्टा T। N डेल्टा T Cp इक्वल्स टू CV प्लस R। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब आइडियल गैस है। रियल गैस के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो Cp इक्वल्स टू CV प्लस R, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आइडियल गैस के लिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, रियल गैस के लिए हम PV को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो रियल गैसेस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर रियल गैसेस है तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, बात आती है सॉलिड या लिक्विड के लिए, तो बी पार्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, सॉलिड और लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV।
पीवी को भी अब वापस एनआरटी नहीं लिख सकते क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है, लेकिन अब मैं यहां पर वापस अच्छी तरह से सुनना, एक सॉलिड और लिक्विड के लिए हम ये कहते हैं कि कुछ भी चेंज करने पर उनके वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है। एक स्टेटमेंट में ये दिया था, वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, प्रेशर राइट, वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। ये एक स्टेटमेंट था। लेकिन एक और स्टेटमेंट अब मैं दे रहा हूं, एक सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना वो भी बहुत कम होता है। गैसेस के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है। वाटर की बात करें, 1 मोल अगर वाटर है, गैसेस स्टेट में है, नॉर्मल कंडीशन पे बात करें 1 एटमॉस्फेयर 273 पे भी बात करोगे तो 22.4 लीटर इसके आसपास, लेकिन वही अगर लिक्विड है तो हार्डली 18 ml, यानी वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो सॉलिड और लिक्विड का एक तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। और यहां पर जब हम पी की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या करें, P2V2 माइनस P1V1, तो आप सॉलिड और लिक्विड अगर है तो उसके वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रेशर से, और फिर उसका हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस। तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो ये जो P2V2 की वैल्यू होगी ये बहुत कम होगी। क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है तो P इंटू वी का प्रोडक्ट भी बहुत कम होगा, तो P इंटू वी में जो चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। तो यहां पर अब मैं ये एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं सॉलिड और लिक्विड के लिए कि जो पीवी प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी और पीवी में जो चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ये जो डेल्टा पीवी है इसको हम ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, 0, इसीलिए डेल्टा एच किसके बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट डेल्टा यू। और इसीलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए हम तो कहते ही हैं एनसीवी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी, सीपी सीवी सब बराबर होते हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं, अगर डेटा गिवन है सॉलिड और लिक्विड के लिए, अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम सब गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं गिवन है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ इनमें चेंज बहुत कम हो रहा है, इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। इनफैक्ट बहुतों ने एक शीट में क्वेश्चन भी पूछा था, 14th क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, उसमें एक दो ने पूछा था कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या है। आप वॉल्यूम कंसिडर करके तो देखो, वहां पर उसको कंसिडर करो या ना करो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि गैसेस के रेस्पेक्ट में उस सॉलिड का जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था। वो क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, आप उसके अंदर करना कुछ नहीं, वहां पर भी आपको यही चीज करनी है। लेकिन जब आप वहां पर ये निकालोगे सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि डेल्टा भी आपको निकालना है और उसके अंदर वो वॉल्यूम बहुत कम आएगा। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब भी मैं नेग्लेक्ट करने की बात करता हूं, ये 0 नहीं है बट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको डेटा गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो याद रखना फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हम इसको 0 मान रहे हैं। तो ये तो था जब कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है। आते हैं सेकंड पार्ट पर, फॉर ए केमिकल एंड फेज चेंज। फॉर केमिकल एंड फेज चेंज, एक तो पॉइंट मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं उन सबको कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर बहुतों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, बहुतों को लगता है जैसे कंटेनर के अंदर मीथेन का कंबशन हो रहा है तो सर हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही जाएगा। देखिए टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट नहीं रहता है, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो किया जाता है, वाटर फ्लो किया जाता है। जो भी टेम्परेचर आपको मेंटेन करना हो 25 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, लेट से 50 डिग्री पर, तो आपको कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करना होगा ताकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट नहीं रहता, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर एक्सोथर्मिक है अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट बाहर आ जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रखना पड़ता है। बहुतों के माइंड में ये फिट होता है कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि वो हीट ही हम बाहर निकाल रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, ये पिक्चर एक तो बना सकते हो, याद रखना। और जब भी हम रिएक्शन करेंगे टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, तभी उनको स्टडी किया जाता है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो फिर हमारे कोई भी फॉर्मूले वहां नहीं लगेंगे। तो अब यहां पर अगर कोई केमिकल
और फेस चेंज हो रहा है तो क्या करना है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, या पहले एक को इसमें भी दो पार्ट ले लेता हूं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, केवल गैसियस सब्सटेंस ही इन्वॉल्व है, केवल गैसियस सब्सटेंस ही इन्वॉल्व है। तो यहां पर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये तो फॉर्मूला हमारा था ही। अब देखिए गैसेस रिएक्ट कर रही है तो सही बात है कि वो आइडियल गैस तो नहीं है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अगर हमें कुछ फर्दर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, यानी जो फॉर्मूला हमारा था डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1, या तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना होगा, और अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो दो गैसेस आइडियल नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि उनके लिए अभी भी हम PV इक्वल्स टू nRT से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि सही नहीं आएगी PV, लेकिन फिर भी हम PV इक्वल्स टू nRT को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर गैसेस आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी गैसेस के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, PV इक्वल्स टू nRT। अब यहां पर मैंने कह दिया टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन केमिकल रिएक्शन होगी तो गैसेस के मोल्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा N, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N, और यहाँ पर सिंस केवल गैसेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको लिख दिया जाता है डेल्टा NG, जो कि मेनली किसको हाईलाइट कर रहा है, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। यस, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तभी यहाँ अप्रोक्सीमेशन हमने किया है, गैसेस को आइडियल माना है। तो अगर आप जब तक P2V2 माइनस P1V1 ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो तब तक उसी को करो, अगर वो डेटा नहीं गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब आप कह सकते हो सर ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब गैसेस हो। क्या होगा अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है, तो इफ सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड इज ऑल्सो इन्वॉल्व, अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है तो क्या होगा, तो यहां पर मैं फिर से आपको बता दूं, अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है तो कर क्या रहे हैं, P2V2 माइनस P1V1, इनिशियल वॉल्यूम इनटू इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय फाइनल प्रेशर और इसका डिफरेंस। अब इमेजिन करिए कंटेनर के अंदर इनिशियली कोई सॉलिड भी है और गैसेस भी है, और सॉलिड और गैसेस दोनों साथ में, और इनिशियल वॉल्यूम आपको निकालना है, तो मेनली वॉल्यूम किसके कारण होगा, गैसेस के कारण। सॉलिड का वॉल्यूम तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, तो आप सॉलिड के वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, यानी सॉलिड के वॉल्यूम को ही आपने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से सॉलिड को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। मतलब क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम होता है तो उसके लिए PV की टर्म भी बहुत कम होगी, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी केवल किसको कंसिडर करना है आपको, गैसेस को ही कंसिडर करना है। तो यहां पर भी हम सॉलिड और लिक्विड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो PV की टर्म होगी वो बहुत कम होगी। तो फॉर सॉलिड, अगर सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व भी है तो आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, केवल गैसेस को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, और गैसेस को फिर से हम क्या मान रहे हैं, आइडियल। तो यहां पर उसकी जगह PV की जगह क्या लिख दिया, nRT, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, यानी वही फॉर्मूला फिर से आया है। तो आप चाहो तो इन दोनों केसेस को मर्ज कर सकते हो, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में ये रखो कि अगर कंटेनर में इस तरह से सॉलिड गैसेस के साथ सॉलिड और लिक्विड है तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनके लिए P इंटू V का प्रोडक्ट बहुत कम आता है, तो आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास शॉर्ट, अगर समराइज में इसको करूं तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। यस, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर सोचो ही मत आइडियल है, रियल है, केस 1 है, केस 2 है, हमेशा इसको यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ये फॉर्मूला हमेशा सही आंसर देगा, इससे आंसर गलत नहीं आ सकते। हाँ, सोचना कब है, जब P2V2 माइनस P1V1 नहीं दे रखा है। अगर P2V2 माइनस P1V1 नहीं दे रखा है, कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और जब केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो ये हमारे पास हो गया तीसरा फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको 1, 2, 3 विथ कंडीशन आपको याद रखने हैं।
हमेशा, और इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर ये है, इससे सॉल्व हो रहा है तो इसके बारे में नहीं सोचना है। और मैं आपको बता दूं जेई के अंदर अगर आप पिछले कुछ सालों के 15 सालों के पेपर देखोगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चंस मेनली इसी पॉइंट पर थे कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, अभी हम जब शीट भी सॉल्व करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आइडियल केसेस पर होते हैं शीट में भी, क्योंकि ज्यादातर उसी पर बनते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूले हमेशा लगा सकते हैं, हमें ऐसा लगता है डेल्टा एनजीआरटी या एनआर डेल्टा टी हमेशा लगा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम कम करते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन के अंदर ये डेटा गिवन है तो हमेशा हमें यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले, फिर से मैं कहूंगा लेक्चर को बार बार सुनो, जो मेरी बातें हैं। अच्छी बात क्या है कि आप लेक्चर को वापस सुन सकते हो, तो इनको रिपीट कर करके सुनो ताकि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आए। क्लास, ऑफलाइन क्लास से एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अगर आपने मेरी बातें, क्योंकि स्पीड में मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारी बातें हो सकता है सर सुनी लेकिन फिर से दिमाग में निकल गई, आप वापस से वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो। बट ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना होगा, ये लैंग्वेज समझनी होगी। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सोचोगे समझ पाओगे, क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैथमेटिकल पार्ट भी है लेकिन साथ में अच्छी खासी लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो ये था पार्ट। होमवर्क जो है, होमवर्क में आपको अभी टाइम हो गया, होमवर्क में आपको जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स पर मैं आपको क्या होमवर्क है वो बता दूंगा, और उन्हीं ग्रुप्स पे सारे आंसर्स भी हैं, सब कुछ इसके अंदर है, तो वो आपको वहां से पता चल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।